निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की वो लाइन है जो कि एग्जाम में ना डायरेक्ट उठ करके आ सकती है। तो वो लाइनें कौन सी है, उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम करेंगे इसको पूरा जल्दी से समाप्त करेंगे इस चैप्टर को, और देन उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके आ सकते हैं वो देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एसएसटी से रिलेटेड एक बोनस टिप्स भी बताने वाला हूं जिससे आपका एग्जाम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो इस चैप्टर में ना आप सिर्फ समझने पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस होना चाहिए समझने पे। बेशक लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको चैप्टर नहीं भी देखना तो जो एनसीईआरटी की जो मेन मेन लाइन है ना, कम से कम उसको तो पढ़ ही लेना। कौन कौन सी लाइन है उसके लिए मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो निर्धनता क्या होता है, जीवन के लिए जो न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता होती है, जैसे कि जो मिनिमम चीज है, मिनिमम हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम 3 चीजें चाहिए। रोटी चाहिए हमें, रोटी यानी भोजन से रिलेटेड खाना, फूड जो भी हम खाते हैं 3 टाइम का खाना हमें चाहिए। और हमें चाहिए कपड़ा, कपड़ा ताकि हम अलग अलग मौसम से बच सके, कपड़ा चाहिए। और हमें चाहिए मकान, भाई रहने की जगह भी तो चाहिए। अगर ये तीनों चीज नहीं है किसी के पास, या तीनों में से एक भी कम हो रहा है, या मान लो किसी के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, खाना ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं है, कपड़े वो पुराने पहनता है एक तरह से, और मकान है नहीं कि भाई रहे कहाँ। जैसे कुछ लोग होते हैं अनुसूचित जनजाति और जाति, वो ऐसे होते हैं उनको उनका ठिकाना ही नहीं रहता कि वो जाए कहाँ, उनको समझ ही नहीं आता। तो ना तो उनके पास रोटी है, ना वो कपड़ा है, और ना ही उनके पास मकान है, अच्छे से कोई भी चीज उनको प्रॉपर मिल ही नहीं रही है। तो वो लोग हो गए पुअर, यानी कि वो गरीब लोगों में आते हैं, निर्धन होते हैं। देन इसके बाद भारत ना, भारत देखो भारत बड़ा कमाल का है। हर चीज में, चाहे पॉल्यूशन हो चाहे गरीबी हो, हर चीज में आ जाता है पहले दूसरे नंबर पे। पता नहीं क्या हो रहा है भारत में। तो भारत में हर 5वां व्यक्ति जो है निर्धन कहा जाता है। अगर मान लो आपके ग्रुप में कोई 5 जने हैं तो उस 5 में से ज्यादा चांसेस है, 100% चांस बल्कि ये है कि उसमें से एक बंदा जरूर गरीब होगा, निर्धन होगा, कि उसको रोटी कपड़ा मकान ढंग से मिल ही नहीं रहा होगा। उसके लिए हो सकता है उसके घर में सबके सब काम कर रहे हो। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची में, क्योंकि ये सच्ची में जो भारत के लिए हमारे लिए एक चुनौती भी है निर्धनता। तो निर्धनता 2 तरह की होती है, एक तो शहर में, एक गांव में। तो जो शहर में जो निर्धनता होती है वहां पे कैसे लोग होते हैं जो अब किसी को देख के हम कैसे बता दें कि गरीब है। तो शहर में अगर कोई बंदा रिक्शा चला रहा है, मोची है, फेरी वाला है, या फिर छोटी मोटी मजदूरी कर रहा है, निम्न मजदूरी कर रहा है, इसमें पैसे कम मिल रहे हैं, तो भाई हम ये बोलेंगे ना कि वो निर्धन है। और मलिन बस्ती में रहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई स्टैंडर्ड जगह में रहते हो कि दिल्ली में कोई मयूर विहार द्वारका वगैरह जगह पे, एकदम छोटी मोटी जगह पे रहते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ऐसी जगह जो जहां पे सुख सुविधा उपलब्ध है ही नहीं। ये तीनों चीज प्रॉपर, रोटी कपड़ा मकान है ही नहीं प्रॉपर तरीके से। ग्रामीण की बात करें तो गांव में कौन से होते हैं, कौन किन लोगों को गांव में गरीब कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जो कि भूमिहीन किसान होता है। भाई किसान तो है पर भूमिहीन, यानी भूमि ही नहीं है उनके पास, जमीन है ही नहीं उनके पास, उन्हें कहा जाता है गरीब। और खेतीहर मजदूर जो कि बेसिकली क्या करते हैं, खेत में जाकर के काम करते हैं और उन्हें कुछ 100-200 रुपए, 200 300 400 दिन का मिल जाता है मैक्सिमम। और वो भी, अब ये बताओ खेती तो पूरे साल भर होगी नहीं, कभी होगी कभी नहीं होगी, कहीं मौसम खराब हो जाएगा तो साल भर तो कमा नहीं पाएंगे, तो वो भी गरीब में आ गए। अब एक बात समझ नहीं आती कि निर्धनता रेखा क्या होता है। निर्धनता रेखा मतलब ये कोई लाइन है क्या, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती है? तो देखो निर्धनता रेखा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, आय या उपभोग का स्तर मूल आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर, मान लो कोई इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसी लाइन जो कि डिसाइड करती है कि अगर इस लाइन से ऊपर कोई बंदा है, यानी इतने पैसे, न्यूनतम स्तर मतलब क्या कि किस तरह से वो रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास रहने के लिए घर है या नहीं है, या फिर उसके पास जो उपभोग कर रहा है मतलब खाना पीना खा रहा है, अच्छे से नहीं खा रहा है, कि उसकी इनकम है, आय वगैरह इनकम वो अच्छी खासी है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर होती है, तो अगर उससे ज्यादा होती है तो वो तो निर्धनता रेखा के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, क्योंकि वो निर्धन नहीं है अब। लेकिन कोई अगर निर्धनता रेखा से नीचे है तो भाई एक पर्टिकुलर लाइन है ना, गरीबी की जो रेखा है, गरीबी रेखा बोलते हैं इसको, गरीबी रेखा, उससे वो नीचे है ना, क्योंकि भाई वो उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए था, न्यूनतम जितना करना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रहा है। तो अब बात ये करते हैं कि निर्धनता के संबंधित, एक मिनट पहले तो मुझे ये बताओ कि निर्धनता की जो रेखा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? कोई बैठ करके डिसाइड कर रहा है क्या इसको, कि भाई मैंने डिसाइड कर दिया कि अब से मैं तो इसको गरीब बोलूंगा, या फिर सरकार इससे इसको गरीब बोलेगी? तो भाई गरीब की डेफिनेशन क्या है, क्या किसको बोलेंगे गरीब? निर्धनता रेखा को कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इसका आंसर अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। पहले देखते हैं निर्धनता संबंधित मुद्दे क्या है। पहला मुद्दा यह है कि भूमिहीनता। मुद्दा यानी टॉपिक, बेसिकली गरीबी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है? भूमिहीनता। भूमिहीनता क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे के पास जमीन नहीं है तो सिंपल सी बात है वो गरीब है, तो उसके पास रहने के लिए आश्रय नहीं है,
या तो वो किराए पे रह रहा है, वो किराए पे रह रहा है, या फिर वो बंजारे की तरह घूम रहा है, या फिर कोई और तरीका हो सकता है उसका रहने का। दूसरा, बड़ा परिवार। बड़ा परिवार मतलब क्या, कि उसका जो परिवार है बड़ा है, बड़ा परिवार होने के कारण बड़े ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, उतनी कमाई है नहीं लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है उसके, तो वो भी निर्धन में आ गया। खराब स्वास्थ्य है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो क्यों है खराब, भाई क्योंकि वो खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा है, कुपोषण हो गया उसको। असहायता, असहायता मतलब क्या, भाई कोई सपोर्ट ही नहीं है निर्धन लोगों को, कि निर्धन लोग जो गरीब है बेचारे, क्या उनको जाकर के कोई सपोर्ट करता है, जल्दी जाकर के कोई सपोर्ट करता है। अगर चैरिटी भी तो लोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं कि भाई देखो मैं चैरिटी कर रहा हूं, है ना। ऐसे होता है कि नहीं होता है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, अरे भाई जब बेरोजगार होगा तो इसका मतलब क्या पैसे नहीं आ रहे उसके पास, बेरोजगारी होगी तो फिर भाई निर्धन होगा, सिंपल सी बात है। देन निरक्षरता, निरक्षरता क्या होता है, साक्षरता का ऑपोजिट होता है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो किसी भी चीज से कहां से भी पैसा कैसे कमाना है उसको पता ही नहीं है, उसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। जैसे अगर वो कहीं जॉब करने जाता है बीए के बेस पे या बीएससी के बेस पे, ग्रेजुएशन के बेस पे, तो उसके पास वो डिग्री नहीं है, तो पर्टिकुलर डिग्री ना होने के कारण वो निरक्षर है, सिंपल सी बात है। और हो सकता है कुछ स्किल की भी बात हो इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं कि डिग्री के बेस पे जॉब मिले, स्किल भी आपके अंदर कुछ होनी चाहिए। दूसरा है, इसके बाद आखिरी है बाल श्रम। बाल श्रम क्या होता है, भाई बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ रही है बच्चों को मजदूरी, क्योंकि उनके जो माँ बाप है वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे जिससे कि उनके बच्चे जो है वो पढ़ सके आराम से, तो उन बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है गुजारा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें एक राम शरण के परिवार की कहानी दी है एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप है और उसके टोटल मिला के 4 बच्चे हैं, चारों में से मान के चलो कि क्या कहते हैं 3 लड़की है और जो सबसे छोटा है वो लड़का है। तो जो सबसे छोटा लड़का है वो बेचारा जब बाहर जाके कमाएगा तो उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर है, सेम ऐसा ही होता है। तो फिर ये बाल श्रम की निशानी हो गई कि बच्चों को भी अब काम करना पड़ रहा है। तो ये सब ना निर्धनता के कुछ मुद्दे हैं। अच्छा अब ये तो बता दिया कि निर्धनता रेखा क्या होता है, लेकिन निर्धनता रेखा उसको कौन डिसाइड करता है, मैं ये तो बता दो कि कैसे डिसाइड होगी कि निर्धनता रेखा के नीचे है या ऊपर है, वो ये तो बताओ कौन सी वो पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर लेवल कौन सा वो बताओ मेरे को। देखो भाई निर्धनता रेखा जो है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे डिसाइड करूं कि भाई ये बंदा अमीर है कि गरीब है, वो तो मैं बताऊंगा अभी, पर हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि भाई निर्धनता जो है उसके कारण क्या है, क्यों निर्धनता हो रही है, तो वो तो हम देखेंगे आगे। बट पहले ये समझे कि निर्धनता रेखा को डिसाइड कौन करता है, कौन डिसाइड कर रहा है भाई इसको कि निर्धनता रेखा जो है उसका निर्धारण कौन कर रहा है। तो देखो इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भोजन, भोजन और आय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भोजन में कैलोरी आ गई और आय मतलब इनकम जो होती है। तो कैलोरी की अगर हम बात करें तो अगर देखो कोई बंदा है, गांव की बात करते हैं, गांव में अगर किसी बंदे को 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी हर एक बंदे को हर एक दिन में 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर उससे कम मिल रही है तो भाई वो गरीब है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिल रही है, उतनी मिल रही है, तब ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शहर की बात करें तो इसमें 2100 कैलोरी। अब सवाल ये उठता है कि भाई गांव में 2400 क्यों और यहाँ 2100 क्यों, तो वहां गांव में 2400 इसीलिए क्योंकि एक बार खुद इमेजिन करो, गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग खेती करते हैं, तो जब वो खेती करेंगे तो खेती में ज्यादा मेहनत लगेगी, या फिर जो शहर के लोग जो बाहर ऑफिस में काम करने जा रहे हैं उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। तो किसान अगर खेती कर रहा है गांव में तो उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए और उनको उनसे 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए हर एक बंदे को एक दिन में। जबकि अगर हम आय की बात करें, ये तो हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई अगर कैलोरी के हिसाब से देखें। जबकि आय की बात करें तो भाई इसमें 2 अलग अलग समिति है। समिति क्या होता है कि सरकार ने ना कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, तो वो डिसाइड करते कि भाई इतना इनकम होगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि अमीर है कि गरीब है। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार ये कहा जाता है कि गांव का बंदा अगर 816 रुपए कमा रहा महीने का, एक बंदा 816 रुपए महीने का कमा रहा है तेंदुलकर समिति के अनुसार, तो वो ठीक है, या उससे ज्यादा कमा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो उससे कम कमा रहा है तो भाई फिर वो निर्धन है। और जबकि रंगराजन समिति क्या कहती है, 972 रुपए एक व्यक्ति कमाना चाहिए हर महीने। अब ध्यान से सुनना, ये जो डेटा, ये पुराना वाला डेटा, ये कोई नया वाला डेटा नहीं है। नया वाला डेटा आपको बाद में मिल सकता है, आप अभी जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं वो डेटा। तो ये जो है ये पुराना डेटा है, इसको आप ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यही आंसर देना होता है, ये नहीं कि गूगल वाला आंसर देने लग जाओगे।
तो शहरी की अगर हम बात करें तो तेंदुलकर समिति बोलती है कि शहर के लोग अगर 1,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज्यादा कमा रहे तो अच्छा है, कम कमा रहे तो गरीब है। और रंगराजन समिति कहती है कि भाई 1,407 रुपए कमाना चाहिए हर बंदे को हर महीने, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये उनकी समिति कहती है। बट यार ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि निर्धनता रेखा का निर्धारण ऐसे हो रहा है, निर्धनता रेखा ये सब कुछ समझ आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार हम गरीब है ही क्यों? क्यों इतने इंडिया में इतने लोग, भारत नंबर 1 पे नंबर 2 पे हमेशा क्यों रहता है निर्धन में, ऐसा क्यों है? तो निर्धनता का एक्चुअल में कारण क्या है भाई, ये समझना पड़ेगा ना। निर्धनता क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, क्यों लोग निर्धन है, गरीब क्यों है लोग, ये समझ नहीं आता। तो भाई पहला कारण ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। वो कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या भाई, हमें तो वो हो रखा है एक तरह से, क्या अगर कोई बंदा मान लो कोई बड़ी महंगी कार लेके आ गया हमारे साथ का, हमारे साथ काम कर रहा है, तो हम भी लेके आ जाएंगे कार, बेशक हम गरीब हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम भी लेके आ जाएंगे। क्यों, हमारी सैलरी कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई है तो मेरी फैक्ट्री में पर वो मेरे साथ ही काम करता है, तो मैं भी एक कार लेके आऊंगा। तो ये सामाजिक कारण हो गया, जो सोशल प्रेशर आता है वो। देन उसके बाद सांस्कृतिक कारण, देखो कुछ लोग ऐसा होता है ना, जैसे सरकार है तो वो क्या करती है, कभी कभी पूजा वगैरह में इतना खर्च कर देते हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे पूजा कराए जाते हैं उसमें इतना खर्च कर देती है। सांस्कृतिक कारण, आध्यात्मिक जगह पे, जो जहां पे लोग घूमने भी नहीं आ रहे हैं, पर्यटन स्थान पे भी नहीं आ रहे घूमने के लिए, वहां पे भी इतना सब कुछ किया जा रहा है, क्यों समझ ही नहीं आ रहा। भाई जब वहां पे कोई आ ही नहीं रहा तो वहां पे खर्च क्यों कर रहे हो, ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति कुछ ऐसी थी, ब्रिटिश के समय में जब ब्रिटिश के हम गुलाम हो रखे थे, तो उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ऐसी नीति चलाई, ऐसे कार्यक्रम चलाए कि भाई हम तो गरीब ही रहे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ये किया, जितने भी हस्तशिल्प थे, हस्तशिल्प इन द सेंस की हाथ से जो भी काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल मटके बनाना या फिर मूर्ति बनाना, कोई भी हाथ से करने वाला कोई सा भी काम, तो हाथ की जो कला थी जितनी भी सारी, जो भी जैसे पेंटिंग वगैरह भी हो गई, जो भी चीज हम करते थे वो हमें करने नहीं दिया, उसका हतोत्साहन कर दिया गया कि भाई मत करो। क्यों, तुम हमारा काम करो, तुम हमारे गुलाम रहो, इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने ऐसा किया। और रही बात उसकी उद्योगों, तो भाई उद्योगों को चलने नहीं दिया बिल्कुल भी, उसका भी हतोत्साहन कर दिया, कह रहे तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम नौकर बनो, हमारे लिए काम करो, उद्योग क्यों खोल रहे हो अपना। तो सब इसका सबका हतोत्साहन कर दिया गया। तीसरी चीज यह है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि। देखो अगर ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सबके लिए दे सके, सबको वो चीज दे सके, तो सबको वो संसाधन नहीं मिलेगा। संसाधन क्या होता है, जो भी चीज है जैसे रोटी कपड़ा मकान जो भी जरूरी है, सरकार अगर वो नहीं दे पा रही है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आने वाले टाइम में सरकार राशन फ्री में नहीं दे पा रही, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम का रीजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि, इसीलिए लोग निर्धन है, इस वजह से, ये भी एक रीजन है। अगला है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, मतलब समान वितरण नहीं है। समान वितरण क्यों नहीं है, क्योंकि किसी बंदे के पास कम पैसे ज्यादा है। देखो भूमि ऐसा होता है, किसी जगह पे भूमि होती किसी पे नहीं होती, कहीं पे धरती जमीन किसी के पास होती है, कोई उसका मालिक होता है, कहीं पे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जंगल की बात करें तो वो तो सबका होता है, लेकिन भूमि की बात करें तो उसका असमान वितरण हो रखा है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे, पूरे भारत में हर जगह पे भूमि बहुत पड़ी हुई है कि सरकार ने दे दिया, तो भूमि की कमी है, असमान वितरण है उसका। और अन्य संसाधन जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसका भी वितरण उतना नहीं है कि जैसे पुराने टाइम में ऐसा था ना हमारे साथ कि हम तो मतलब राशन के लिए भी, खाने पीने के लिए, गेहूं चावल के लिए भी दूसरे देश पे डिपेंड थे। बट अब क्या है, अब तो फिर भी सिचुएशन पहले से ठीक है। अगला पांचवा रीजन ये है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चलाए गए, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी, जो भी जितने भी अधिनियम चलाए गए उसके बाद चलाए गए। स्वतंत्रता के दौरान जब चलाए गए थे, चलाए तो गए थे, लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे कि भाई करे कैसे, क्योंकि अब ये भी आजाद हुए हैं तो हम बाकी काम में लगे रहेंगे, हम थोड़े ना ये सारी की सारी नीति में लगे रहेंगे। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हम निर्धन है, हम सब गरीब है। तो हमें कारण तो पता चल गया। अब सवाल ये उठता है, क्या हम ये जो निर्धनता का जो कारण है इसको हम उखाड़ करके फेंक सकते हैं, इन द सेंस क्या हम अमीर हो सकते हैं, क्या निर्धनता की जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में एक चुनौती है, क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? निर्धनता की जो चुनौती है ना, उसको खत्म करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? सवाल उठता है निर्धनता को उखाड़ के कैसे फेंके, यानी इस प्रॉब्लम को उन्मूलन कैसे करें, इसका सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने दो स्ट्रेटजी को यूज किया। आप क्या करते हैं, एग्जाम जब आ रहा होता है पास, तो स्ट्रेटजी लगाते हैं ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, रणनीति बनाते हैं ना, वही दो रणनीति बनाई गई कि भाई निर्धनता को कैसे ना कैसे करके इसका उन्मूलन करना है। तो पहली जो स्ट्रेटजी अपनाई गई वो है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन। इसमें देखो नाम क्या बता रहा है, आर्थिक समृद्धि, यानी कि
पैसे से रिलेटेड समृद्धि यानी कि पैसे बढ़ाना। तो अब ये कैसे होगा, देखो, अवसरों को व्यापक बना देती है जिससे मानव विकास के लिए, निवेश के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो, रहन सहन उच्च स्तर हो। अवसरों को व्यापक बनाने का मतलब क्या, देखो, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको कुछ एम्प्लॉय की जरूरत होगी। तो अब वो जब बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका आर्थिक समृद्धि हो रही है, उसकी आर्थिक समृद्धि यानी उसका पैसा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अवसर खुल रहे हैं नए नए कि भाई तू भी काम कर ले, तू भी कर ले। तो इम्प्लॉइज उसको चाहिए, तो अवसर खुल गए, नए नए रास्ते खुल गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जो जोमेटो के सीईओ जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो क्या पहले कोई ऐसा डिलीवरी बॉय नाम का कोई चीज था कि जो फूड डिलीवरी कर रहा है या कुछ कर रहा है? तो ऐसी कोई डिलीवरी थी? हाँ, अमेजोन के हिसाब से तो डिलीवरी थी, वो तो ठीक है, बट एक फूड डिलीवरी के लिए एक नया ऑप्शन निकल गया ना, तो वो एक नया रोजगार हो गया। इस तरह से नए रोजगार के अवसर हो गए जिससे कि मानव विकास हुआ, यानी कि उस बंदे का विकास हुआ, जिससे कि जरूरी संसाधन उसके उपलब्ध हो गए, जो भी अब उसे चाहिए जरूरी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, वो जो इम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको भी अब मिल रहा है बड़े आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और उसकी वजह से उसके रहन सहन का जो लेवल है, जो उसका लेवल है रहने सहने का, जो कि रहने का तरीका है, वो भी बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। देन निर्धन लोग ना प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठा पाते इसका, कि जो आर्थिक समृद्धि हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस वगैरह कुछ कर रहा है कोई, और अगर मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बंदा तो उसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है। निर्धन कैसे? वो सोच से भी निर्धन है, इन द सेंस कि उसके पास डिग्री नहीं है। निर्धन है तो वो पढ़ लिख भी तो नहीं पाया भाई, उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो वो कैसे जॉब करेगा? और भी अदर्स जॉब जो है जो करने लायक, वो कैसे करेगा? तो निर्धन लोग ना प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ नहीं उठा सकते, तो उनको जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे कार्यक्रम की। उन बंदों को ना जो निर्धन होते हैं, जो ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको ना सरकार पे डिपेंड होना पड़ता है। अब सरकार पे डिपेंड होने के लिए दूसरी रणनीति फिर यहाँ पे सामने आती है, जो कि लक्षित निर्धनता, लक्षित निर्धनता, अरे वाह वाह, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें ना बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे अधिनियम चलाए गए। आपको ना ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से दो पढ़ने की जरूरत है। तो वो कौन से दो वाले हैं, सिर्फ वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। बट उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि भाई ये जो निर्धनता उन्मूलन है, तो सच्ची में किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि किसी बंदों ने किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि निर्धनता की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? किसी ने एक्चुअल में सॉल्व करा है क्या इस स्ट्रेटजी से या इस रणनीति से? इस तरीके से किसी ने सॉल्व करा या किसी और तरीके से, किसी और तरीके से क्या निर्धनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करा है क्या उन्होंने? इस तरीके को हम देखें तो ऐसा ना कुछ राज्यों में हो रखा है। तो किस किस राज्य में हुआ है? कुछ गिने चुने राज्य जिसमें ऐसा हो रखा है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? वे राज्य जहां निर्धनता में गिरावट आई। तो वो कौन से राज्य? वहां पे जो राज्य है, जो उस राज्य में कैसे गिरावट आई, निर्धनता कम कैसे हुई? तो पंजाब और हरियाणा की बात करें तो भाई यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा करी इन लोगों ने, उच्च कृषि वृद्धि दर हो गई, मतलब खेती अच्छे से करने लग गई, ये वृद्धि हो गई। ये सब सरकार का भी कुछ रोल रहा है और हमारा भी रोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सरकार ने अलग अलग अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी दी, तो हमने भी खेती करने में अपनी इंटरेस्ट दिखाया और फिर हमने कृषि वृद्धि दर को बढ़ाया, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने। केरल में ये कैसे हुआ? भाई केरल में देखो साक्षरता दर बहुत अच्छी खासी है, तो वहां पे इंसान ने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे जॉब लेके आए, बिजनेस किया उन्होंने अच्छे अच्छे तरीकों से। तो मानव संसाधन एक बहुत बड़ा रोल है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो अनाज का सार्वजनिक वितरण यहाँ किया गया कि भाई खाने पीने की कमी है तो ये लो, तुम ऐसा करते हैं फ्री में राशन दे देते हैं, सार्वजनिक तौर पे दे देते हैं राशन फ्री में। देन उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में भूमि को सुधार दिया, जो भी भूमि जो कि टूटी फूटी थी या फिर जो भी जिस लोगों को अच्छी भूमि नहीं मिल पा रही थी जमीन रहने के लिए, तो उस भूमि को सरकार द्वारा सुधारा गया। तो ये सारी चीजें करी गई। इससे क्या हुआ? निर्धनता की जो निर्धनता जो था ना, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच गया कि अब निर्धनता है ही नहीं। बट अभी भी ये राज्य निर्धन तो है, बट पहले से तो कम हो गया, यानी अब यहाँ के लोग पहले से तो अमीर हो चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो हमने अभी पढ़ा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, और प्रधानमंत्री की जो योजना थी, इन दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि क्या क्या इसमें हमें याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। तो वो पॉइंट्स अब हम देखने वाले कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। वो दोनों चीजें, उन दोनों नीति को आपको याद रखना है। तो एक एक करके उन नीति को देखते हैं। अब पहला तो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में लागू हुआ था ये।
तो ये जो है इसमें देखो गारंटी शब्द है, तो यानी कि रोजगार की गारंटी देंगे ये कहीं ना कहीं। तो उद्देश्य क्या था भाई, मकसद क्या है, मकसद नहीं भूलना, मकसद क्या था। मकसद है पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, कि भाई ग्रामीण क्यों, बाहर क्यों जाना पड़ रहा है तुम्हें, शहरी जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है, गांव में ही ऐसी सुविधा क्यों ना दे दी जाए जिससे कि वहां पे उनकी आजीविका यानी जो भी वो करते हैं सुबह से रात तक, वो सारा का सारा उनके लिए सुरक्षित हो जाए, कि भाई खाना खाना है, रहना है, सब कुछ वहीं पे सुरक्षित हो जाए, ऐसा कुछ करे। सेकंड ये कि सतत विकास में मदद करना, और ऐसा नहीं कि भाई सुरक्षित कर दिया हो गया काम, उसका विकास भी करना है सतत रूप से, यानी लगातार विकास करते रहना है। देन उसके बाद साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, गारंटी की बात हो रही है ना, तो कितने दिन, साल में कम से कम भाई 100 दिन, 100 दिन मतलब समझ रहे हो, यानी कि लगभग 3 महीने से थोड़ा ज्यादा, तो लगभग साल में 3 महीने तो उनको रोजगार मिले, तो उसकी गारंटी दे रहा है सरकार। देन उसके बाद 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, यानी कि अगर कोई 3 जॉब निकल रही है किसी जगह पे, किसी कंपनी में 3 जॉब, तो 3 में से 1 जॉब महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए, 1/3 जॉब महिलाओं के लिए सुरक्षित साइड में कर देना है उसको, कि भाई इसमें तो सिर्फ महिला ही एंटर कर सकती है और कोई नहीं। फिर उसके बाद है आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ये बढ़िया है कि जैसे मान लो कोई गया इंटरव्यू देने और उसको मान लो सिलेक्शन हो गया, वो आवेदन करने आया कि भाई मेरे को इसमें जॉब चाहिए, तो उसका सिलेक्शन हो गया। आप 15 दिन के बाद मान लो उसको आप जॉब पे नहीं बुला रहे, तो आपको उसको रिफंड करना होगा, पैसे देना होगा भाई, कि 15 दिन के पैसे देने होंगे, कि भाई देखो अगर कहीं की सैलरी मान लो 10,000 है और उसको जॉब पे लाया गया और वो जॉब नहीं कर, मतलब जॉब उसको नहीं दी गई, अगर जॉब अगर उसको नहीं दी गई तो क्या करेंगे ना, वहां पे उसको आधे पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब कि भाई सैलरी अगर 10,000 है तो 5,000 देने पड़ेंगे। 15 दिन अगर ऐसे ना हो तब, तो 15 दिन का उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी उसको बेरोजगार छोड़ दिया गया ना, कि उसको दे नहीं रहे भाई रोजगार, तो 15 दिन का उसके पैसे दिए जाएंगे उसको। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान, यानी कि भाई जो न्यूनतम मजदूरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जॉब में, अगर एक जॉब कहीं कोई कर रहा है और वहां पे मिनिमम सैलरी 8,000 है, और अगर कोई बंदा उसको 8,000 से कम दे रहा है, तो भाई वो रूल के खिलाफ है, क्योंकि मिनिमम जो न्यूनतम मजदूरी है वो 8,000 तो है कम से कम, तो उससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन उससे कम नहीं देना, क्योंकि ये इस रूल के अंडर आता है जो कि 2005 में दिया गया है, रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर कौन कौन सी बातें आती है, तो पहले तो ये बात याद रखना कि 1993 में शुरू हुआ था। उद्देश्य इसका ये था कि ग्रामीण और छोटे शहर में शिक्षित बेरोजगार, जो गांव और छोटे शहर में जो शिक्षित बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोजगार है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए ना स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर दिया, यानी कि स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उनका मन कर रहा है कि दुकान खोलनी है, तो उसमें वो हेल्प करेंगे, फॉर एग्जांपल लोन लेने में हेल्प कर दिया, या थोड़े बहुत पैसे दे दिए सरकार ने एक्स्ट्रा, तो ये सारे के सारे नियम इसके अंदर आए। देन उसके बाद लघु व्यवसाय यानी छोटा बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस खोलना है वो, और उद्योग स्थापित करना है, अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह लगानी है, उद्योग स्थापित करना है, तो उसमें वो सहायता करते हैं सरकार इस नियम के अनुसार। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। असुरक्षित समूह क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST की बात कर रहे हैं, और गांव के जो श्रमिक परिवार है, जो गांव में जो किसान जो कि मेहनत करते हैं ज्यादा और उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, और नगर में रहने वाले जो अनियमित मजदूर है। अनियमित मजदूर कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा आइसक्रीम बेच रहा है, तो वो आइसक्रीम ठंड के मौसम में बेच पाएगा क्या, नहीं, तो वो बेरोजगार हो गया। तो और उसके अलावा उसको और कोई और काम आता ही नहीं है उसके अलावा, ये भी मान के चलना पड़ेगा। तो ये जो है नगरीय अनियमित मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा लगातार, तो ये सब के सब जो भी ये सारे ग्रुप है, ये ऐसे जो समूह है जो कि निर्धनता के प्रति, यानी कि बहुत मतलब इनके पैसे की बहुत कमी है, सर्वाधिक असुरक्षित है, पैसे की कमी है इन ग्रुप के अंदर, इसीलिए ये असुरक्षित है, इतने सेफ नहीं है। फिर उसके बाद अंतरराज्य असमानता है, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, अंतरराज्य यानी राज्य में, राज्य के बीच असमानता, तो राज्य के बीच ना असमानता होती है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता भाई, कि कहीं पे हम बोले कि भाई मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा निर्धन है, इतने, और जैसे मान लो मैंने बोला कि मध्य प्रदेश में 50% लोग गरीब है, तो क्या पूरे राज्य में, सब राज्य में ऐसा ही होगा कि सब में 50% लोग गरीब है, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, तो कॉमन सेंस है, तो सब जगह असमान होगा। तो उसमें कौन कौन सा राज्य इसमें सबसे ज्यादा है, देखो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इसमें ज्यादा है। और इतना ज्यादा है कि अगर मान लो राष्ट्र में, हमारे देश में अगर मान लो कि 30% लोग निर्धन है, तो उससे ज्यादा परसेंट लोग इस पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो उसमें निर्धन है। और इसमें भी देखो बिहार और उड़ीसा की बात करी जाए ना,
तो ये नंबर 1 और 2 पे आता है। नंबर 1 पे कौन आता है? बिहार। बिहार जो है वो सबसे निर्धन राज्य माना जाता है। फिर उसके बाद है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पे, यानी कि पूरी दुनिया के लेवल पे निर्धनता को कैसे आंका जाता है। तो विश्व बैंक देखो कहता है, विश्व बैंक कहता है कि अगर कोई बंदा 1.9 डॉलर, लगभग $2 मान लो, उससे कम डेली कमा रहा है तो मान के चलो वो निर्धन है। अब इसको निकाल के देखे तो अगर हम मान ले कि $1 80 के बराबर होता है, हालांकि अब उससे ज्यादा हो गया है, तो $1 80 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा? $2 60 तो 160 रुपए आ जाएगा। तो जो 160 है वो 160, अगर वो डेली का 160 कमा रहा है तब तो ठीक है, या उससे ज्यादा कमा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर उससे कम कमा रहा है तो भाई वो गरीब है। और ऐसा कौन कहता है? विश्व बैंक ऐसा कहता है। फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक ना ऐसी संगठन है, एक ऐसी संस्था है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसे लोगों का समूह है। भारत की निर्धनता रेखा समय समय पर आती है। कौन? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और हर 5 साल में ये नापती है कि भाई, मतलब जो पर्टिकुलर लेवल आया था ना कि भाई इस लेवल तक इसको अमीर माना जाएगा, गरीब, तो उसको चेंज करते रहती है और उसको नापते रहती है। हर 5 साल में ये ऐसा करती है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया हमने, पूरा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी टेलीग्राम की, आपको पीडीएफ जाकर के एक बार देख लेना है कि एनसीईआरटी में कौन कौन सा जो लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया रेड मार्क से। अब बात ये करते हैं कि चैप्टर तो पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर पढ़ने में, लेकिन क्या सिर्फ चैप्टर पढ़ के एग्जाम में अगर आप बोलोगे कि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर मेरे से पूछोगे कि क्या चैप्टर पढ़ने से एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाने होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाए। तो अब हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है? तो ये क्वेश्चन है, ये जो 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और कुछ 3 मार्क्स के भी और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। तो जिस आंसर को मैं आपने जिस तरह से लिखने के लिए बोलूंगा आप लिखना। देखो पहला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का क्या नाम है? अब ये भी जस्ट हमने पढ़ा है, कमेंट करके बताओ पहले तो फटाफट जल्दी से। दूसरा सवाल, भारत में गरीबी से संबंधित 2 मुद्दे की व्याख्या करनी है। गरीबी से संबंधित कोई 2 मुद्दे, हमने बहुत सारे मुद्दे पढ़े थे, बेरोजगारी होती है, बाल श्रम होता है, और ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे पढ़े थे। तो किसी भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे इसका आंसर लिख के भेजना है। भारत के कुछ राज्य की निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई। अभी हमने देखे थे ना कुछ राज्य जहाँ पे निर्धनता गिरी थी, यानी कि गरीबी कम हुई थी, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो कथन के समर्थन में 3 कारण दे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी के बीच अंतर बताना है। ग्रामीण जो लोग जो गरीब होते हैं वहां पे कैसे लोग होते हैं, शहर में जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है। भारत के निर्धनता रेखा को कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या किस तरीके से मैं निर्धारित करूंगा? गांव में कैसे निर्धारित करूंगा, शहर में कैसे करूंगा? आय होता है और कैलोरी के आधार पर होता है, ये दोनों होता है ना, तो उन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना अपने शब्दों में। फिर उसके बाद लास्ट सवाल है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मनरेगा की विशेषता लिखिए। अब ये मनरेगा एग्जाम में लिखा आ गया तो किसी को पता ही नहीं मनरेगा होता क्या है। तो महात्मा गांधी ने जो गारंटी अधिनियम योजना चलाई थी उसकी बात करें तो उसकी विशेषता लिख देनी है 5, तो आपको 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर एक्चुअल में सीरियस हो तो देखो, अगर तो टाइम पास के लिए आए हो मेरी वीडियो में तो छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में सीरियस हो तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के आपको कॉपी में स्क्रीनशॉट लेने, कॉपी में फोटो खींचनी है कॉपी से, देन उसके बाद आपको मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देनी। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है एसएसटी की जो बोनस टिप है वो कौन सी बोनस टिप मैं देने वाला हूँ जिससे कि आपका एग्जाम नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो अगर आपको ये जानना है तो यहाँ पे ना जैसे ही वीडियो खत्म होगा इस तरफ एक प्लेलिस्ट आएगी, तो आप वहां पे उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एसएसटी की जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, जिससे कि आप एग्जाम में और भी हाई लेवल का मार्क्स लेके आ सकते हैं, अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। और अगर आपको और भी सीरीज देखनी है तो इस तरफ प्लेलिस्ट होगी एक, इस तरफ जो उसमें आप देखना, वहां पे आपको एसएसटी के और भी जो चैप्टर है हिंदी मीडियम के वो सारे के सारे मिल जाएंगे।